ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आज से जो हमारा चैप्टर शुरू रहेगा वो रहेगा प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले एक्चुअली ये देखते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम पढ़ने के वाले और क्यों पढ़ने वाले हैं। सबसे जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज द चेंज इन प्रेशर विद द डेप्थ। प्रेशर का चेंज डेप्थ पे हम जैसे ट्रैवल करते हैं किसी भी, एक्चुअली हमारा जो चैप्टर कहते हैं फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो। फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो फ्लूइड की जब हम बात करते हैं, फ्लो कौन सी चीज़ें होती है हमें पता है। देयर आर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन दिस केस लिक्विड एंड गैस आर द 2 स्टेट्स इन विच कैन फ्लो। लिक्विड एंड गैस आर द 2 स्टेट्स विच कैन फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम प्रेशर पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर कहता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड मतलब हम जो प्रेशर की स्टडी करने वाले हैं वो वाटर और साथ ही साथ एयर पे किस तरीके से अप्लाई होती है। एयर में डेप्थ पे जाने के बाद प्रेशर का कैसा डिफरेंस क्रिएट होगा। सेम वाटर में अगर आप डेप्थ में जाते हो, जैसे आप शिप और सबमरीन के बारे में बात करते हो, शिप ऊपर होती है, सबमरीन अंदर होती है। ठीक है, डेप्थ कुछ डेप्थ पे होती है ओशन में। तो सबमरीन के वॉल्स पे प्रेशर कितना पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से जो वाटर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो कितना अप्लाई कर रहा है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसको समझने के पहले, प्रेशर इन फ्लूइड को समझने के पहले ये समझना जरूरी कि प्रेशर किसे कहते हैं। जब हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो प्रेशर किसे कहते हैं ये समझते हैं। अब आपने पढ़ा होगा फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से प्रेशर जानते क्या होता है। ठीक है, अब प्रेशर को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट आता है थ्रस्ट। अब हम आते हैं, सबसे पहला हमारी कहानी जो शुरू होगी इस चैप्टर की वो रहेगा थ्रस्ट के बारे में, कि थ्रस्ट क्या होता है। अब हमें पता है कि जो प्रेशर है, अगर ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स के बारे में बात करूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं फोर्स किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, ये डायरेक्शन, अलग अलग तरीके से इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। पर थ्रस्ट एक स्पेशल केस होता है। अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज लेट अस टेक अ बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इस तरफ से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। पर इस पर्टिकुलर सरफेस पे जब मैं परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, जब मैं परपेंडिकुलर अप्लाई करता हूँ या फिर हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल अप्लाई करता हूँ, ये जो फोर्स है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, F1 कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है सरफेस को। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है या फिर फोर्स, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। थ्रस्ट क्या है, नॉर्मल फोर्स का एक स्पेशल टाइप है। किसी भी सरफेस पे जब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, उस परपेंडिकुलर फोर्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज थ्रस्ट। तो आगे से जब हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या एक्चुअली अप्लाई करते हैं, थ्रस्ट अप्लाई करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी हैमर अ नेल, एक नेल, ये हमारा वॉल होता है या फिर वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे हम नेल पकड़ इसे होल्ड करते हैं और इस पे हिट करते हैं। हिट करने पे नेल कैसा होता है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है, एग्जैक्ट वॉल पे परपेंडिकुलर होता है ना। हम ऐसे पकड़ते हैं कि नेल नहीं, हम कुछ परपेंडिकुलर रखते हैं और उसे हैमर करते हैं, यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉल पे थ्रू द नेल, दैट इज परपेंडिकुलर। मतलब हम एक्चुअली क्या अप्लाई कर रहे हैं, थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या हो रहा है, थ्रस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। ये बन गया आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है। चीजें क्लियर है? अब अगर हम बात करें थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट अगर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स होता है, थ्रस्ट को अगर हम फोर्स कह रहे हैं तो क्या होगा, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि थ्रस्ट ही क्या होता है सर, थ्रस्ट ही फोर्स होता है। ध्यान से सुनना है, थ्रस्ट ही फोर्स होता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा टेबल, इस टेबल पे पर्टिकुलर हमने एक बॉक्स रख दिया है, ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि सर ये बॉक्स इस टेबल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी फोर्स को हम कहेंगे थ्रस्ट।
अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है तो ये क्या हुआ, ये फोर्स और थ्रस्ट हुआ। साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं सर, ये इसी का, इस बॉडी का वेट भी है, इस बॉडी का वेट भी है। मतलब क्या हुआ, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ सरफेस, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो इस सरफेस पे थ्रस्ट लगा रहा है वही तो उसका वेट हुआ। मतलब क्या हुआ, थ्रस्ट ऑफ द बॉडी, थ्रस्ट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी। ये जो थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वही उसका वेट हो गया। अब हमें पता है यूनिट ऑफ थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वेट का जो यूनिट होता है, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वेट का जो यूनिट होता है, हमने कैलकुलेट किया था, वेट का यूनिट क्या होता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। सिंपल सी बात है, अगर थ्रस्ट भी वेट है, थ्रस्ट ही वेट है, तो थ्रस्ट का यूनिट क्या बन जाएगा, थ्रस्ट का यूनिट भी क्या बन जाएगा, न्यूटन। हाँ है ना, थ्रस्ट का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट, ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। अगर हम बात करते हैं ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में, तो इनमें क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन बनता है ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो, मतलब या फिर एक सरफेस पर नॉर्मली जो एक्ट करता है उसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें एक ऑब्जेक्ट को जो एक टेबल पे रखा हुआ है, किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कह रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब ये क्या अप्लाई कर रहा है, थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है। अगर ये थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है और इसका वेट भी कैसा होता है, हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। मतलब जो ये थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है वही तो इसका वेट हो गया। मतलब क्या, थ्रस्ट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी। थ्रस्ट इक्वल, थ्रस्ट ऑफ दैट बॉडी, थ्रस्ट अप्लाइड बाय दैट बॉडी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू द वेट, इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी। फिर हम अगर बात करें इसका यूनिट का, तो वेट का यूनिट हमें पता है कि न्यूटन होता है। तो सेम अगर वेट ही थ्रस्ट है तो थ्रस्ट का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। न्यूटन और किसका यूनिट होता है, फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होता है, बिकॉज थ्रस्ट ही फोर्स होता है। थ्रस्ट इज द फोर्स, मींस थ्रस्ट का एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन एंड whereas CGS यूनिट इज डाइन। If we see the relation between SI unit and CGS unit of the thrust, we get to know that 1 Newton equals to 10 to the power 5 dyne होता है। 10 to the power, sorry, 1 Newton equals to 10 to the power 5 dyne। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं और एक यूनिट आप पढ़ोगे न्यूमेरिकल में, देखोगे MKS यूनिट, ठीक है। MKS यूनिट इज KGF। थ्रस्ट का जो MKS यूनिट होता है, ये तो SI और CGS यूनिट हो गया। अब हम बात करेंगे MKS यूनिट में। MKS यूनिट ऑफ थ्रस्ट। MKS यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, दैट इज KGF। whereas CGS यूनिट, हाँ CGS सही है, CGS यूनिट इक्वल्स टू, एक्सक्यूज, ग्राम फोर्स। अभी ग्राम फोर्स और KGF क्या होता है, ये KG फोर्स, किलोग्राम फोर्स, या फिर ग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये देखते हैं। अगर हम इसे कोरिलेट करते हैं तो ये हमें पता चलता है 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। 1 kgf कितना होता है, 9.8 न्यूटन। अगर वही हम 1 ग्राम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये होता है 980 न्यूटन। ये हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के हिसाब से। न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ध्यान रखना है कि 1 kgf का अगर हम कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में तो कितना बनेगा, 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन बनेगा। 1 ग्राम फोर्स क्या होता है, 980 न्यूटन होता है।
तो हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा, अगर सभी यूनिट आपको केजीएफ में गिवन है तो आप केजीएफ में सॉल्व करोगे, या फिर अगर न्यूटन और केजीएफ का कॉम्बिनेशन है तो आप केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे। अगर हम कहते हैं कि 10 केजीएफ कितना हो जाएगा, अगर हम पूछते हैं आपसे कि 10 केजीएफ कितना हो जाएगा, 10 केजीएफ विल बी इक्वल्स टू 98 न्यूटन, हाँ है ना, क्योंकि 1 केजीएफ 9.8 है, तो अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 किस में हो जाएगा, 98 में हो जाएगा, है ना, 98 न्यूटन हो जाएगा। तो 10 kgf इक्वल्स टू 98 न्यूटन। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब ये बात होगी थ्रस्ट की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर, क्योंकि हमें प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ना है तो प्रेशर को जानना जरूरी है कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर कैसे अप्लाई होता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ अ thrust is less on a larger area while it is more on a small area. So pressure is a thrust per unit area. अगर हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। कीवर्ड्स क्या है, एरिया और थ्रस्ट। मतलब अगर प्रेशर को हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और थ्रस्ट ही क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक डेफिनेशन बन गया, एक फॉर्मूला पढ़ा है जो आपने पढ़ा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया भी हो सकता है ना। प्रेशर का अगर मैं यूनिट बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाएंगे, इसका यूनिट देखते हैं। प्रेशर का यूनिट कैसे बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं, अगर हम बात करते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बारे में, तो इसी को हम कहते हैं 1 पास्कल डिवाइडेड बाय 1 पीए। पीए लिखा जाता है, पूरा पास्कल भी लिखा जाता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बारे में अगर बात करते हैं तो 1, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो यूनिट बन रहा है, अगर हम ऐसा यूनिट के थ्रू देखा जाए तो यूनिट बन रहा है प्रेशर का, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं 1 पास्कल। इसको हम क्या कहते हैं, 1 पास्कल। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मतलब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आप कितना अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर एरिया पे, वही आपका प्रेशर बताता है। चीजें क्लियर है, वही आपका प्रेशर बताता है। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स को अगर छोड़ देते हैं, हम एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया और प्रेशर में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक रिलेशन बनता है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, इसका नोट्स में इंक्लूड करना इसे। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाएगा। वही अगर एरिया डिक्रीज करते हैं हम तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वही अगर हम एरिया को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। पहले ये स्टेटमेंट समझ गया क्या, ये देख लीजिए, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है, अभी हमने देखा था, थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, और थ्रस्ट ही मतलब वेट होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे थ्रस्ट यूज कीजिए, वेट यूज कीजिए, या फिर फोर्स यूज कीजिए, आप तीनों टर्मिनोलॉजी एक साथ यूज कर सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन बनते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू वेट अपॉन एरिया। चीजें क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। न्यूमेरिकल में यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं। तो वेट अपॉन एरिया अगर हमने लिख दिया तो ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर बनेगा। क्यों, बिकॉज वेट ही क्या होता है, थ्रस्ट होता है, एंड थ्रस्ट का मतलब ही क्या होता है, फोर्स। तो आप फोर्स यूज कीजिए, आप फोर्स कहिए, आप थ्रस्ट कहिए, या फिर वेट कहिए, वन एंड द सेम थिंग। सो प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट या फोर्स या फिर वेट अपॉन एरिया होता है। फोर्स का यूनिट या फिर थ्रस्ट या फिर वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से एक यूनिट बन जाता है हमारे पास प्रेशर का। हमारे पास सभी इसका यूनिट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है जो नॉर्मली एक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस पे, ऑन अ सरफेस, कीवर्ड।
क्या कहता है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस, इसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, ये कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल पे रखा हुआ है, एक बॉक्स है जो टेबल पे रखा हुआ है। अब ये बॉक्स क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर टेबल पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड है अगर फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, तो हम इस वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स को ही थ्रस्ट कह सकते हैं, बिकॉज थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो ये बॉक्स इस टेबल पे अप्लाई कर रहा है। अब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये किसकी वजह से, ये तो ड्यू टू इट्स वेट है ना, जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना ही ज़्यादा वेट, वही उसका थ्रस्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर थ्रस्ट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ बॉडी। Thrust applied by a body on a surface is equal to the weight of a body। हाँ है ना, ये स्टेटमेंट क्लियर। जहाँ पे हम स्टार मार्क कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीधा क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन बनती है यहाँ से, ये सभी यहाँ जो जितना पर्टिकुलर हमने बोर्ड पे लिखा है एटलीस्ट आपको 2 to 3 मार्क्स दे जाएगा। और सिंपल सा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज थ्रस्ट, तो क्या कहना है, थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस या परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, कीवर्ड यूज करोगे, ठीक है। डेफिनेशन को एज इट इज आप पढ़ोगे, इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो कीवर्ड है कहीं आप मिस ना कर दे। कीवर्ड्स वो क्या कीवर्ड है, फोर्स, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर, ऑन अ सरफेस, ये सभी चीज़ें। और एक चीज़ हमें ध्यान देना है, जब भी हम एक डेफिनेशन लिखते हैं उसके साथ उसका एक एग्जाम्पल देना जरूरी है, उसका एक साथ एक एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो जैसे आप थ्रस्ट लिखते हो, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाइए, टेबल बॉक्स, और शो कीजिए कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, या फिर इसके नीचे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, थ्रस्ट ऑफ अ बॉडी अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल या फिर ऑन द अनदर सरफेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एक फ्लोर पे खड़ा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे फुट के नीचे कितना ज़्यादा थ्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना वेट कैलकुलेट कर लूँगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे थ्रस्ट कैसे दिखेगा, थ्रस्ट तो दिखेगा ही नहीं ना, फोर्स दिखता है क्या, नहीं, फोर्स दिख ही नहीं सकता, फोर्स नहीं दिख सकता। पर हाँ एक चीज़ है, हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें एक पता है कि जो इतना वेट है वही तो उसका थ्रस्ट है, वही तो उसका फोर्स बन रहा है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्टिकुलर जो फुट के नीचे जो फ्लोर है, जो जिस पर्टिकुलर फ्लोर के कॉन्टैक्ट में हूँ मैं, उस फ्लोर पे मेरी बॉडी कितना ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, कितना ज़्यादा थ्रस्ट लगा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना वेट कैलकुलेट कर लूँगा, क्योंकि मेरा वेट ही थ्रस्ट का वैल्यू देगा और वो वही थ्रस्ट हमें फोर्स का वैल्यू देगा। तो मुझे फुट के नीचे पता चल जाएगा जितना मेरा वेट है 60 kg, तो ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, 60 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। 60 न्यूटन तो नहीं आएगा, आप न्यूटन से उसे मल्टीप्लाई करोगे, कन्वर्ट करोगे। चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे थे प्रेशर की। हमने एक रिलेशन बनाया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये लिखना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको नोटबुक पे लिखना है, क्योंकि इस पर सीधा क्वेश्चन बनने वाला है, सीधा क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे कोई गलती नहीं करेगा। सीधा स्टेटमेंट क्या बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको जो लिखना है, क्या स्टेटमेंट लिखना है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैथमेटिकली करें तो इट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कहता है कि अगर हम एरिया बढ़ा देते, किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उस सरफेस पे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ना, है ना। अगर हम कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रेशर अप्लाइड कम हो जाएगा। वही अगर हम इन्वर्स कर देते हैं कि हम प्रेशर को, सॉरी, एरिया को कम कर देते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। आपको दिख रहा है ना एरो, ठीक है, इनवर्ट एरो अलग शो कर रहा है, आउटवर्ड एरो अलग शो कर रहा है। चीज़ें क्लियर है। अगर हम प्रेशर को एरिया इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। एरिया डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है। अब इसे समझना है हमें, अब इसे समझना है कि सर ये थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया, प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल के साथ। ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ लूज सैंड, ठीक है, आप सभी ने बीच विजिट किया होगा कोस्टल एरिया पे, वहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा रखी है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस सैंड पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि हम इस सैंड पे, एक लूज बाउंडेड सैंड जो है, सैंड हमें पता है सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं।
ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉइल। अब ये लूजली बाउंड सैंड पे आप कहीं खड़े हो, ठीक है। अब जैसे ही इस पे खड़े हो गए तो ड्यू टू योर वेट क्या हुआ, आपकी बॉडी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अप्लाई करेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसे फोर्स, मैं इसे फोर्स कह सकता हूँ, या फिर इसे प्रेशर थ्रस्ट कह सकते हैं, है ना, थ्रस्ट या फिर फोर्स हम कह सकते हैं, या फिर मैं वेट भी कह सकता हूँ। आई कैन यूज एनी टर्मोलॉजी, आई कैन यूज थ्रस्ट, आई कैन यूज फोर्स, या फिर हम इसे वेट भी कह सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि सभी यूनिट सेम है, अभी हमने स्टडी किया है। तो अगर हम कह रहे हैं कि आप ऐसे खड़े हो, आपका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो आप इस पर्टिकुलर सैंड पे खड़े हो, ये लूजली बाउंड सैंड पे आप जैसे ही खड़े हो जाते हैं तो सैंड पार्टिकल क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर जाते हैं और आप थोड़ा सा अंदर मूव कर जाते हो। इफ यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट सिंक इनटू द सैंड, है ना, आपने नोटिस किया होगा कोस्टल एरिया पे जब आप बीच विजिट करते हो तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप जैसे ही सैंड पे खड़े हो आप थोड़ा सा सिंक कर जाते हो, सिंक इन द सेंस जो सॉइल है वो डिस्प्लेस हो जाती है और आप थोड़ा सा नीचे पुश हो जाते हो, आप उस सैंड को पुश कर देते हो, है ना, इस सैंड को पुश करके आप थोड़ा नीचे आ जाते हो, ठीक है, थोड़ा सिंक कर जाते हो डेप्थ में, थोड़ा डेप्थ में सिंक कर जाते हो, है ना, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू योर वेट, ड्यू टू योर वेट, और यू कैन से ड्यू टू योर फोर्स, और यू कैन से ड्यू टू योर थ्रस्ट विच यू आर अप्लाइंग ऑन द सैंड पार्टिकल्स, है ना, एप्लीकेशन ऑफ द थ्रस्ट और फोर्स अप्लाइड बाय योर बॉडी और ड्यू टू योर वेट ऑफ द बॉडी, मतलब जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, है ना, उतना ही ज्यादा आपका थ्रस्ट, उतना ही ज्यादा आपका फोर्स अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर सैंड पे। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे, सेकंड कंडीशन में सेम पर्सन क्या किया है, इस पर्टिकुलर सैंड पे लेट गए, ठीक है, इस पर्टिकुलर सैंड पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो गए, इस पर्टिकुलर सैंड पे हॉरिजॉन्टली प्लेस हो गए, ठीक है, मतलब अब ये पर्सन क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर सैंड पे, दिखाई दे रहा है, पर्सन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये पर्सन अब लाई कर रहे हैं। अब ये तो कंफर्म है इस पर सेम पर्सन का एट द सेम सिचुएशन वेट तो चेंज नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन में भी जो वेट है, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं थ्रस्ट है, वो सेम अप्लाई हो रहा है किस पे, सैंड पे, दैट इज लूजली बाउंड सैंड, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस केस में भी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, ठीक है। पर यहां पे आपको क्या देख रहा है, आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखने मिल रही है सैंड पार्टिकल्स की, डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा सिंक कर जा रहे हो, सैंड में सिंक कर जा रहे हो। अब सेम बॉडी, सेम पर्सन, सेम वेट, वेट तो चेंज नहीं होगा ना, वेट तो सेम रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि वेट सेम रहेगा, फोर्स या फिर थ्रस्ट सेम रहेगा, जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है इस सरफेस पे, दैट इज ऑन द सैंड सरफेस, पर इस केस में आप जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, या फिर हम सीधा कह सकते सिंक है, वो आपको देखने नहीं मिलेगा, यू वोंट सिंक, यू वोंट सिंक इन दैट लूज बाउंडेड पार्टिकल्स ऑफ सैंड। आप जैसे सरफेस पे थे वैसे थे, आप नीचे नहीं जाते हो। रीजन क्या है, रीजन क्या है, देखिए अब आपने जो अप्लाई किया है वो क्या अप्लाई किया है, प्रेशर अप्लाई कर दिया है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो कॉन्टैक्ट एरिया है, अब देखिए ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है और इस केस में कॉन्टैक्ट एरिया देखिए, फर्स्ट केस में कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम है, आपको जो वेट है वो पूरा का पूरा एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया पे कंसंट्रेट हो चुका है, छोटे से एरिया पे पूरा कंप्लीटली वेट कंसंट्रेट हो चुका है। अगर बात करते हैं 60 kg वेट होगा इसका, पूरा 60 kg इस पर्टिकुलर पर्सन का पूरा वेट कंसंट्रेट हो चुका है इतने से पार्टिकल पे। तो क्या हुआ, कंसंट्रेट वेट या फिर कंसंट्रेट फोर्स होने की वजह से इस पार्टिकल पे इसने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये सिंक कर गया, ठीक है। अब सेम वेट जो पर्सन है 60 kg, वो लाई कर लिया पर्टिकुलर जो लूज सैंड है जो कोस्टल एरिया का, उस पर वो लाई कर गए, तो इस केस में वेट तो अभी भी 60 kg है, पर ये सिंक नहीं कर पाए, सिंक नहीं कर पाए यहाँ पे, जबकि सिंक हुआ है। सिंक क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि क्या हो गया सर, कॉन्टैक्ट एरिया जो है, अब इस केस में और इस केस में कॉन्टैक्ट एरिया देखिए, जो सैंड के साथ कॉन्टैक्ट एरिया है इस वेट का वो ज़्यादा है। ड्यू टू दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो 60 kg का वेट है जो एक पॉइंट पे वर्क कर रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वो सिंक नहीं कर पाया, डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वो सिंक नहीं कर पाया। ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई। अब इसको और एक प्रैक्टिकल एग्जाम से हम समझते हैं। हमारे नेल्स, जो नेल होते हैं, जो हम वुडन ब्लॉक या फिर पर्टिकुलरली वॉल में
हैमर करते हैं, हैमर के साथ आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो नेल का जो टिप होता है ये वेरी पिन पॉइंटेड होता है, ये जो रीजन होता है वेरी पिन पॉइंटेड होता है। रीजन क्या है? जब क्योंकि आप इस पे जब फोर्स अप्लाई करोगे, इस पर्टिकुलर रीजन पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, हैमर से फोर्स अप्लाई करोगे या फिर आप थ्रस्ट अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट देखो पर्टिकुलर बहुत एक पिन पॉइंट कांटेक्ट है, मतलब क्या हो गया, हमने एरिया को बहुत कम कर दिया, बहुत ही कम एरिया कांटेक्ट में, तो प्रेशर कितना, उतना ही ज़्यादा प्रेशर मैग्नीफाई हो जाएगा, क्योंकि आप फोर्स तो उतना ही वेट लगाओगे ना। आप देख लीजिए, आप एक नेल लीजिए जिसका जो पिन पॉइंटेड है वो ब्रॉड लीजिए, और एक पिन पॉइंटेड नेल लीजिए, एक ब्रॉड पॉइंटेड नेल लीजिए, और आप सेम इंटेंसिटी के साथ हैमर कीजिए। आप देखोगे जो पिन पॉइंटेड नेल है वो इजीली अंदर चले जाता है, इजीली वुडन ब्लॉक या फिर वॉल में एंटर कर जाता है एज कंपेयर टू ब्रॉड नेल पॉइंट। रीजन, क्योंकि एरिया कम कर दिया हमने, जो कांटेक्ट एरिया वो कम कर दिया, तो कांटेक्ट एरिया कम करने की वजह से प्रेशर बढ़ गया है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो इजीली पेनिट्रेट कर पा रहा है, जो सेम केस यहाँ पे हो रहा था। कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से जो प्रेशर इजीली, इसलिए वो पेनिट्रेट कर पा रहा था और सिंक कर गया। यहाँ पे हमने एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए वो सिंक नहीं कर पाए। तो सिंपल सा एक लॉजिक बनता है यहाँ पे, मोर द एरिया लेस इज द प्रेशर, लेस द एरिया मोर इज द प्रेशर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। हाँ है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्कल। पास्कल क्या है, प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। कैसे बना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। अगर हम इसे डिफाइन करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, पास्कल का जो डेफिनेशन है आपको बनता ही बनता है, हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज का जो क्लास कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंट्रोडक्टरी है, और यहाँ से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका गिव रीजन बन सकता है, ये गिव रीजन के लिए बन सकता है, ये जो एरिया है ये गिव रीजन के लिए आ सकता है। आपको नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है कि जो पर्टिकुलर किस रीजन में यहाँ पे आ सकता क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो नेल के रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन है, ये गिव रीजन का बन सकता है। यहाँ पे जो आप डेफिनेशन या फिर 2 मार्क्स के साथ बन सकता है। यहाँ पे जो हम पास्कल का भी पढ़ने वाले हैं वो तो पक्का गारंटी 2 मार्क का सीधा बनता है विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हमें 1 पास्कल को डिफाइन करना है, अगर हमें 1 पास्कल डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल को अगर हमें डिफाइन करना है, देखो राइट हैंड साइड पे जो बोर्ड पे दिख रहा है, 1 पास्कल इज द प्रेशर exerted on a surface of an area 1 meter square by a force of 1 Newton acting normally on it। मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए और आपका एरिया कैसे चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, अगर हम 1 पास्कल को डिफाइन करते हैं, फिर से डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। 1 पास्कल इज डिफाइंड, 1 पास्कल इज द प्रेशर, 1 पास्कल इज द प्रेशर, क्या है, 1 पास्कल इज द प्रेशर exerted on the surface, 1 pascal is the pressure exerted on the surface when 1 Newton of force is applied on the area of 1 meter square। सिंपल डेफिनेशन बन गया, क्या है, 1 pascal is the pressure in which 1 Newton of force is applied on the area of 1 meter square normally to the surface। सबसे इंपॉर्टेंट normally to the surface, क्योंकि बात कैसी हुई, किसकी हो रही है, थ्रस्ट की हो रही है, थ्रस्ट की बात हो रही है। थ्रस्ट कैसा फोर्स है, नॉर्मली, तो इसलिए वो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब अगर 1 पास्कल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हाउएवर इफ द थ्रस्ट इज मेजर्ड इन kgf एंड द एरिया इज मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज kgf मीटर पर स्क्वायर, CGS विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो चीज क्लियर है। और जो पास्कल के अदर यूनिट्स हैं, पास्कल की थ्रस्ट इज मेजर्ड इन द GF दैट इज ग्राम फोर्स एंड द एरिया इज इन सेंटीमीटर, देन द यूनिट विल बी ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अदर यूनिट क्या बनते हैं, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर है बार एंड मिली बार, बार एंड मिली बार। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स बनते हैं, ये मिटा देते हैं सेकंड सेक्शन। प्रेशर के कुछ और यूनिट बनते हैं, दैट इज बार एंड 1 मिली बार। 1 बार क्या होता है, ये क्या है, सब यूनिट ऑफ प्रेशर है। यूनिट ऑफ प्रेशर 1 बार इक्वल्स टू 10 to the power 5 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चीजें क्लियर है भाई? अगर 1 मिली बार देखें, 1 मिली बार कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -3 बार। 1 मिली बार मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर -3 बार। अगर इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10 टू द पावर -3 बार को अगर हमें कन्वर्ट करना है, दैट विल बी 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चीज़ें क्लियर है? 1 बार क्या होता है? 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेयर एज 1 मिली बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है? ओके अब ठीक है, अब ये प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है? जो हम प्रेशर पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ बैरोमीटर। अब एटमॉस्फेयर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर का जो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो क्या होता है? वो होता है बैरोमीटर। जैसे हमारा थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर मेजर करता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर करता है, इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर में क्या होता है? बैरोमीटर में जो हम यूज करते हैं, बैरोमीटर में यूज करते हैं मर्क्यूरी एज ए सब्सटेंस। जैसे आपका थर्मामीटर में होता है ना, वो सिल्वर का लगा, उसी तरीके से बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें मर्क्यूरी यूज करते हैं। अ नॉर्मल टेम्परेचर and the pressure, the barometer height is 76 meter of Hg, that is mercury, or 76 centimeter of mercury, or 760 mm of Hg at sea level, which is taken as 1 atmospheric pressure. अब हम बात करेंगे 1 atmospheric pressure। 1 atmospheric pressure अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 atmospheric, तो ये जो कॉलम है, कॉलम इन द सेंस एक ट्यूब रहता है, एक पर्टिकुलर ट्यूब बना होता है जिसमें मर्क्यूरी फील होता है और इसमें मार्किंग होती है फ्रॉम 0 टू, ठीक है, 0 टू फर्दर ऑनवर्ड्स। अगर हम इसे सेंटीमीटर मीटर में करें 0.76 मीटर, और यू कैन से 76 सेंटीमीटर, और यू कैन से 760 मिलीमीटर of what? Of mercury, mercury column, that is Hg। कहाँ पे? at sea level, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब पहले तो हम समझते क्या है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अब बात करें ये टॉप, ठीक है। अब अगर हम हमारे हेड के बारे में बात करें, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हेड पे कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? ये जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि प्रेशर इन फ्लूइड पड़ रहा है, फ्लूइड में एनीथिंग विच कैन फ्लो में एयर भी है, एयर भी फ्लो कर रहा है, तो मतलब ये भी किसी न किसी पे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। अगर एयर एक ऑब्जेक्ट है और मैं अपने आप को एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे हेड पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ये पूरा जितने एयर है मेरे हेड पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। तो ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है? ये कर रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है? 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारे अबव जो सी लेवल के अबव जो एटमॉस्फेयर, इसे पूरे एटमॉस्फेयर को हम 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? अगर हमें मर्क्यूरी कॉलम, एक ट्यूब है जिसमें थर्मामीटर के जैसे ट्यूब होता है, एक ट्यूब है जिसमें मैंने मर्क्यूरी फील कर दिया, 0 से लेके कंप्लीटली 100 सेंटीमीटर तक मार्क कर गया, और उसको मैंने कैलकुलेट किया कि कितना प्रेशर होता है, तो जो मर्क्यूरी का लेवल राइज होगा ड्यू टू प्रेशर, वो कहाँ तक होगा? 76 सेंटीमीटर तक राइज होगा। मतलब प्रेशर अप्लाई होगा तो ये धीरे धीरे अप्लाई राइज होगा, मर्क्यूरी प्रेशर की वजह से राइज होगा, तो कहाँ तक राइज होगा? 76 सेंटीमीटर तक, या फिर हम कह सकते हैं 0.76 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 760 मिलीमीटर। सी लेवल पे हम कैलकुलेशन करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि सी लेवल के ऊपर से एटमॉस्फेयर शुरू होता है। सी लेवल एक जीरो लेवल हम डेटम मानते हैं, जीरो लेवल। तो सी लेवल पे कितना होता है? 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी होता है। चीज़ें क्लियर है? mm ऑफ Hg। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर, या फिर 760 मिलीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बैरोमीटर। ध्यान देना है, बैरोमीटर हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। चीजें क्लियर है? ओके, अब हम फैक्टर जानते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर।
द एरिया, अब ये हमें फैक्टर देखो हम फॉर्मूले से ही बता सकते हैं, कहाँ है हमारा फॉर्मूला, कहाँ है ये। अब हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, क्या होगा फैक्टर्स आप बताइए, वहीं पे लिखा है क्या होगा फैक्टर। ठीक है, सिंपल सा बात कर रहे हैं, फैक्टर डिपेंड्स ऑन 2 पॉइंट, वन इज द फोर्स एंड सेकेंड इज द एरिया, क्योंकि प्रेशर ही तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, मतलब प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड दैट इज फोर्स एंड एरिया, फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है। चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। किसी ने पूछा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड दैट इज फोर्स एंड एरिया, चीज़ें क्लियर है। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने थ्रस्ट पढ़ा है। थ्रस्ट क्या था, थ्रस्ट वाज अ परपेंडिकुलर फोर्स या फिर फोर्स एक्टिंग बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर या नॉर्मली, इसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट हो वेट होता है, वेट ऑफ दैट बॉडी इज इक्वल टू थ्रस्ट, बिकॉज वेट क्या होता है, वेट हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है ना। अगर वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, मेरा जो वेट है वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं सरफेस को देखता हूँ तो मैं परपेंडिकुलर खड़ा हूँ, मतलब मैं थ्रस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो थ्रस्ट ही क्या होता है, वेट होता है। अब ठीक है, अभी जब बात करते हैं हम वेट के बारे में, थ्रस्ट के बारे में, तो इसका यूनिट के बारे में बात होती है, न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है, थ्रस्ट क्या है, वेट है, तो न्यूटन बनेगा। अगर हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं, फिर आते हैं प्रेशर पे, तो प्रेशर क्या होता है, इट इज अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब क्या हुआ, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट ही क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स ही क्या होता है, वेट होता है। इसी को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एक फॉर्मूला बन गया। इसका यूनिट बनाना है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल चैप्टर में पढ़ा था हमने। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मेजरमेंट, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर जो हम यूज़ करते हैं, जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज़ करते हैं, वो हम हमेशा यूज़ क्या करते हैं, पास्कल। मतलब अब प्रेशर के बारे में जब आप बात करोगे तो आप पास्कल यूज़ करोगे। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालेंगे तो हम पास्कल कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम 1 पास्कल को डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा, डेफिनेशन देखो यहीं से बनेगा, 1 पास्कल इज द प्रेशर अप्लाइड बाय एन बॉडी ऑफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 1 लगाना है। 1 पास्कल इज द प्रेशर अप्लाइड बाय एन बॉडी ऑफ फोर्स एक्टिंग 1 न्यूटन एंड द एरिया 1 मीटर स्क्वायर। चीज़ें क्लियर है। और लास्ट में आएगा नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मली बिकॉज हमें थ्रस्ट के बारे में बात हो रही है, दैट शुड बी नॉर्मली टू द सरफेस, है ना। उसके बाद कुछ अदर यूनिट्स हमने पढ़े थे, प्रेशर का क्या था, दैट वाज बार। 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान देना है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट। 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, whereas 1 मिली बार इक्वल टू 10 to the power -3 बार मिली है ना। तो अगर हमने इसको बार में कन्वर्ट किया तो 10 to the power -3 बार हो जाएगा, और -3 बार मतलब 10 to the power 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये जो प्रेशर का कंसेप्ट है, मैक्सिमम का यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक कैलकुलेट करने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर होता है, पूरा 1 एटमॉस्फेयर। मतलब ये पूरी जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, वो जब प्रेशर अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, बैरोमीटर में ऐसा कौन सा फ्लूइड होता है, मर्क्यूरी फ्लूइड। मर्क्यूरी एक मेटल है, मर्क्यूरी है ना, विच इज लिक्विड इन एन रूम टेम्परेचर। आपने देखा पढ़ा होगा कि द ओनली मेटल, और एक है गैलियम भी है, पर हम मैक्सिमम मर्क्यूरी यूज करते हैं। द मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, सभी मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्क्यूरी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सर, दैट इज 0.76 मीटर। ध्यान देना है, 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ मर्क्यूरी एट सी लेवल। इसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, आया ना, ओके। चलो, तो यहाँ तक हम क्लियर करते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आगे ओके, अब हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है। अगर हमने कहा कि प्रेशर इंक्रीज करना है, सभी कहानी देखो, किसी पूछा, पूरी कहानी यहीं पे, फॉर्मूला बेस्ड पूरी कहानी यहीं पे। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड, दैट इज फोर्स एंड एरिया। इफ समवन आस्क्स, अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, फोर्स इंक्रीज कर दीजिए, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे रिलेशन हम बना सकते हैं फिर से, और एक यहाँ पे दूसरा रिलेशन बना देते हैं।
ये मिटा देते हैं। पहले तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था व्हाट ऑन विच द फैक्टर ऑन विच द प्रेशर डिपेंड्स, तो वो हमने पढ़ लिया, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। अब सेकंड हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है। प्रेशर क्या कहता है, फोर्स, फोर्स के साथ कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर किसी ने पूछा कि हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है तो क्या करिए, सर फोर्स को इंक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर सर एरिया को डिक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन डू एनी वन ऑफ दैट। आप एरिया डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, या फिर सर आप फोर्स इंक्रीज कर दीजिए तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने रिलेशन बताया था क्या होता है। अगर ये होता है इंक्रीज, ये तो इंक्रीज के बारे में बात हो गई। अगर हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है, किसी ने कहा कि प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, तो फोर्स को सर डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को डिक्रीज कर दीजिए, फोर्स को डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। या फिर सर आप एरिया को इंक्रीज कर दीजिए, आप एरिया को इंक्रीज कर दीजिए, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, हाँ है ना। ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस आर द वे टू इंक्रीज द प्रेशर एंड टू डिक्रीज द प्रेशर। चीजें क्लियर है? ओके, यहाँ तक स्टडी ओके, फिर बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।